अरविंद केजरीवाल इंडिया की पॉलिटिक्स में ऐसा नाम जो कि अपने चेंजेस के लिए, अपने रिवॉल्यूशन के लिए जाना जाता है, या फिर मैं बोलूं कि कई बार इसलिए भी जाना जाता है क्योंकि वो अपनी टर्म्स को जल्दी पूरा नहीं करते, जल्दी पूरा करने की बजाय इवन पूरा ना करके रिजाइन दे देते हैं। तो चलिए, अब जो रेजिग्नेशन अरविंद केजरीवाल जी ने दिया है, इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, क्या आउटकम्स हो सकते हैं और क्यों रिजाइन दिया गया है, इसको जानने की कोशिश करते हैं। लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा सा हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। तो चलिए हिस्ट्री से समझने की कोशिश करते हैं। द ईयर वाज 1995। अरविंद केजरीवाल जी इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज ज्वाइन करते हैं। आप में से बहुत सारे लोगों का ये सपना होगा कि यू विल आल्सो बिकम आईआरएस वन ऑफ द टाइम। लेकिन 1995 में व्हेन दे बिकम द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, दे गेट टू नो कि बहुत सारी इरेगुलरिटीज जो हैं गवर्नमेंट के सिस्टम के अंदर देखने को मिलती हैं, जिससे हमारा देश आगे नहीं बढ़ सकता। और उनको लगता है कि इन सब को चेंज करने की रिक्वायरमेंट है। एंड दैट्स व्हाई 1999 के अंदर वो एक फाउंडेशन स्टोन रखते हैं, परिवर्तन नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं। परिवर्तन का मतलब होता है चेंज, मतलब दे वांट टू ब्रिंग चेंज, कि वट एवर इज हैपनिंग इट विल नॉट वर्क आउट, वी हैव टू ब्रिंग चेंज एट एनी कॉस्ट, ये उनका दावा होता है। 2000 के अंदर वो वॉलंटरी लीव पे आ जाते हैं आईआरएस से, इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज से, और उसके बाद में एक्टिवली लोगों के लिए सेवा करने का भाव जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। हमें पता लगता है कि आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन का, वो बहुत एक्टिवली यूज करते हैं। इवन राइट टू इंफॉर्मेशन का यूज करके बहुत सारे खुलासे, बहुत सारे स्कैंडल सामने आते हैं और उनको वो लोगों के सामने रिप्रेजेंट करते हैं, जिसके चलते इवन उनको रैमन मैग्सेसे अवार्ड से नवाजा जाता है 2006 में, जिसमें बताया जाता है कि इन्होंने आरटीआई का बखूबी अच्छा यूज किया है और यस, इससे हमारे पास देश के अंदर कुछ प्रोग्रेस हुई है। इसके बाद में 2010 और 11 का टाइम आता है, इंडिया अगेंस्ट करप्शन। अन्ना हजारे जी का एक मूवमेंट होता है, उसको ये ज्वाइन करते हैं और उसके अंदर एक्टिवली पार्टिसिपेशन करते हैं। उनका एक ही मुद्दा था कि करप्शन के अगेंस्ट हमें काम करना है एट एनी कॉस्ट। अगर हम इंडिया को करप्शन से बचा पाए तो हम सक्सेसफुल हो जाएंगे। एंड दैट्स व्हाई अन्ना हजारे जी के साथ में ये एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन अब 2012 जो बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है, ट्विस्ट ये आता है कि 2012 में ये अपनी पॉलिटिकल पार्टी बनाते हैं, आम आदमी पार्टी। और ये वो टाइम होता है जब इनके गुरु अन्ना हजारे से इनका सेपरेशन हो जाता है, क्योंकि अन्ना हजारे जी की आइडियोलॉजी में ये सीधा साधा था कि पॉलिटिकल पार्टी बनाना, गवर्नमेंट में जाना, वो हमारा काम नहीं है। हमारा काम है रिफॉर्म्स लाना, गवर्नमेंट के सामने चीजों को रखना, लोगों के सामने चीजों को रखना। मतलब यहां से आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट होता है और अरविंद केजरीवाल जी अपनी आइडियोलॉजी को, करप्शन के अगेंस्ट आइडियोलॉजी को, अपनी पॉलिटिकल पार्टी के अंदर बेसिकली इंडल्ज करते हैं कि हमें करप्शन के अगेंस्ट जाना है और हम गवर्नमेंट के अंदर जाके ऐसा कुछ कर पाएंगे। और 2013 में फर्स्ट टाइम आपका वो चीफ मिनिस्टर बनते हैं, दिल्ली के चीफ मिनिस्टर वो अपॉइंट होते हैं। लेकिन मैं यहां पे आपको बताना चाहूंगा, दिल्ली के चीफ मिनिस्टर जब वो अपॉइंट होते हैं तो उसमें इनकी पार्टी, आम आदमी पार्टी को मेजोरिटी वोट गेन नहीं होती है। इवन इनको दूसरी पार्टी, दैट इज कांग्रेस पार्टी का सहारा लेना पड़ता है, उसके साथ ये कोalition की गवर्नमेंट बनाते हैं। यहां पे मैं मेंशन करना चाहूंगा, इतने लंबे टाइम से जो ये प्रोटेस्ट करते आ रहे थे, करप्शन के अगेंस्ट जाते जा रहे थे, शायद ये उसी पार्टी के साथ मिलकर अपनी कोalition की गवर्नमेंट बनाते हैं। और वो गवर्नमेंट 49 डेज तक चलती है और फिर वो रिजाइन दे देते हैं और यहां से इनके रिजाइन का सिलसिला शुरू होता है। अब रेजिग्नेशन जब वो दे देते हैं तो उनका ये है कहना कि लोकायुक्ता और लोकपाल बिल जो है वो अच्छे से एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहा था, क्योंकि हमारे पास जो गवर्नमेंट थी वो पॉलिटिकल सपोर्ट स्ट्रॉन्ग नहीं था। एंड दैट्स व्हाई दैट अ प्रॉब्लम। अब इसके बाद में क्या होता है, 2015 इलेक्शन दोबारा होते हैं। ऑब्वियसली चीफ मिनिस्टर जब रिजाइन कर देते हैं, गवर्नमेंट जब गिर जाती है, तो री इलेक्शन की बारी आती है। 2015 में री इलेक्शन होते हैं। मैसिव मैसिव जो ग्रोथ है आम आदमी पार्टी की यहां पे देखने को मिलती है। मैसिव कमबैक जो है दिल्ली इलेक्शन के अंदर इनका देखने को मिलता है। मैसिव का मतलब है आउट ऑफ 70 सीट 67 सीट्स पे ये जीतते हैं, मतलब 3 सीट बीजेपी को जाती हैं और रेस्ट 67 आम आदमी पार्टी को जाती है। मतलब लोगों ने यहाँ पे आम आदमी पार्टी को अच्छा खासा सपोर्ट दिया था, मैंडेट दिया था कि यस, आम आदमी पार्टी विल डू समथिंग फॉर द पीपल। एंड नाउ इन 2017, हालांकि बीच में काफी सारे रिफॉर्म्स आते हैं, एजुकेशन सिस्टम के अंदर रिफॉर्म आता है, काफी सारा एजुकेशन के ऊपर वर्क किया जाता है। उसके ऊपर मैं बताऊंगा कि कैसे यहाँ पे दिल्ली की पिक्चर जो है इनके कार्यकाल के दौरान चेंज होना स्टार्ट होती है। लेकिन 2017 का टाइम आता है और लेफ्टिनेंट गवर्नर जो एलजी होते हैं दिल्ली के, जो कि आपको पता है सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, उनके साथ में इनके कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं। और कॉन्फ्लिक्ट के बाद में सुप्रीम कोर्ट में ये जाते हैं, कहते हैं कि हमारी दिल्ली गवर्नमेंट जो है आपका, वो इलेक्टेड गवर्नमेंट है, आइडियली इलेक्टेड गवर्नमेंट के कामकाज में एलजी को इंटरफेरेंस नहीं करना चाहिए। और यस, सुप्रीम कोर्ट का भी इसके ऊपर वर्डिक्ट आता है। 2018 में सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आता है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ही बोलते हैं कि लैंड,
पुलिस और जो आपका लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, इसके अलावा जो दिल्ली की गवर्नमेंट है उसके ज्यादा राइट्स हैं क्योंकि वो अपॉइंटेड बाय द पीपल है एंड दैट्स वाज अ ग्रेट अचीवमेंट फॉर आम आदमी पार्टी एंड इवन पर्सनली आई विल से सीएम केजरीवाल जी के लिए काफी बड़ी जीत थी। उसके बाद वो थोड़ा सा फ्री हैंड होते हैं और काम करना स्टार्ट करते हैं। नाउ दे थॉट ऑफ कि दिल्ली के अंदर जो काम किया गया है उसके थ्रू शायद देश के अंदर काफी बड़ा नाम उनका देखने को मिलता है और इसकी वजह से 2019 के अंदर जो इलेक्शन होते हैं उन 2019 के इलेक्शन में ये लोकसभा इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। लोकसभा इलेक्शन एक बहुत बड़ा सेटबैक इनके लिए नजर आता है क्योंकि वहां पे ये एक भी सीट जीत नहीं पाते हैं। तो मतलब उनका वापस से कहीं ना कहीं फोकस जो है वो आपके स्टेट इलेक्शन पे आता है और 2020 के अंदर थर्ड टाइम सीएम ये अपॉइंट होते हैं। हालांकि पहला कार्यकाल सिर्फ 49 डेज का था बट स्टिल थर्ड टाइम ये सीएम अपॉइंट होते हैं। 2022 के अंदर इनकी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, इन्होंने दिल्ली से बाहर फोकस करना स्टार्ट किया और पंजाब के अंदर अपनी फुल फ्लैज असेंबली में अपनी विक्ट्री जमाई और आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट पंजाब में बनती है। अब आता है 23-24 का टाइम जिसमें एक्साइज पॉलिसी स्कैंडल के अंदर, लीकर स्कैम के अंदर इनको बेसिकली इंडल्ज पाया जाता है। सीबीआई ईडी इनकी इंक्वायरी करती है और उसके बाद में इनको जेल में भेज दिया जाता है और कुछ टाइम के बाद में ये जेल से बाहर आते हैं। और जेल से बाहर आने के बाद का टाइम जो है उसमें आज की मौजूद सिचुएशन है जिसमें सितंबर 2024 केजरीवाल जी फिर से रिजाइन दे देते हैं अपनी पोस्ट से और कहते हैं कि अब लोग मुझे अपॉइंट करेंगे, लोग मुझे क्लीन चिट देंगे तो फिर मैं अपनी सीएम की कुर्सी पे वापस बैठूंगा। अब सवाल यह है कि क्या आपको रियली ऐसा लगता है, एक एजुकेटेड पर्सन को रियली ऐसा लगता है कि क्लीन चिट जो एक जुडिशियल वर्डिक्ट की क्लीन चिट है वो आम जनता देगी? इन माय अकॉर्डेंस आम जनता तो आपको ऑलरेडी ही अपॉइंट कर चुकी है। उन्होंने अपने रिसोर्सेज को आपके ऊपर लगाया है, उसके बाद इलेक्शन हुए थे और उसमें आपको सीएम अपॉइंट किया गया था। आम आदमी को सिर्फ चाहिए कि उनकी फैसिलिटी के लिए काम हो, ना कि हम किसी जुडिशियल सिस्टम के अंदर जाएं और वहां अपना वर्डिक्ट पास आउट करने की कोशिश करें। बट स्टिल इट इज ओके। नाउ द क्वेश्चन इज कि जेल से बाहर आके केजरीवाल जी रिजाइन देते हैं और इस रिजाइन का सवाल जो है वो आउटकम जो है वो ये है कि जो आम आदमी पार्टी है उसके फेवर में ये रिजाइन दिया गया है या फिर जो कॉमन पीपल हैं रियली लिटरली द आम आदमी पार्टी एंड सीएम केजरीवाल वांट्स टू सर्व द पीपल और उनके फेवर के लिए बेसिकली ये रेजिग्नेशन दिया गया है। मतलब क्या स्ट्रॉन्ग है अब पीपल्स बेटरमेंट एंड स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी, ये वैल्यू ज्यादा दिखाई गई थी या फिर रेजिग्नेशन जो हुआ वो एक पॉलिटिकल मूव है? अब सवाल यहां पे अटक जाता है। हालांकि रेजिग्नेशन के बाद में आम आदमी पार्टी की ही एक पॉपुलर लीडर आतिशी जी वो मुख्यमंत्री बनती हैं। आपको बताना चाहूंगा ये दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री बनती है और केजरीवाल जी उसके साथ में एक डिमांड अपनी प्रेजेंट करते हैं कि हालांकि दिल्ली के इलेक्शन जो है आपके वो फरवरी के आसपास में ड्यू है, बेटर है इनको दिसंबर में ही करवाया जाए, ऐसी इनकी डिमांड है। और ये कहना चाहते हैं कि हम यस जेन्युइनली दिल्ली के लिए काम करना चाहते हैं। गवर्नमेंट जो है वो तभी बनेगी, सीएम की कुर्सी पे मैं तभी बैठूंगा जब लोग मुझे क्लीन चिट देंगे, लोग मुझे सपोर्ट करेंगे। अब मैं थोड़ा सा इनके कार्यकाल के बारे में पहले बताना चाहूंगा कि प्रीवियस टाइम पे उन्होंने क्या किया था। 2014 से लेके 2024 के बीच में अगर मैं बात करूं तो रियली इन्होंने काफी कुछ अच्छे काम किए हैं। जैसे कि अगर मैं एजुकेशन सिस्टम के ऊपर बात करता हूं तो इन्होंने 1/4 ऑफ इट्स बजट एजुकेशन को अलॉट किया। 26% बजट एजुकेशन को अलॉट किया है कि जो कि वन ऑफ द हाईएस्ट है, द बेस्ट वन है किसी भी स्टेट के लिए। ठीक है ना? तो 26% बजट उन्होंने एजुकेशन को अलॉट किया। इसी तरीके से एजुकेशन सिस्टम के अंदर उन्होंने हैप्पीनेस कैरिकुलम लेके आए, एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट के लिए बच्चों को प्रमोट किया। यहां तक कि नहीं इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में, टीचर ट्रेनिंग के अंदर काफी अच्छा पार्टिसिपेशन किया। टीचर्स को फॉरेन यूनिवर्सिटीज के अंदर भेजा गया ताकि पता चले कि वहां पे ऐसी क्या एजुकेशन सिस्टम है जो हम दिल्ली में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। नो डाउट एट ऑल इट इज अ गुड वर्क। इसके बाद में इवन स्कूल मैनेजमेंट कमेटी बनाई गई जिसमें पेरेंट्स भी स्कूल मैनेजमेंट कमेटी का पार्ट है ताकि स्कूल में कोई भी मैनेजमेंट का डिसीजन होगा तो वो बिना किसी डिस्कशन के पेरेंट्स के ना हो सके। एंड दैट्स अ गुड मूव। इससे लोगों के मन में काफी अच्छे विचार भी आए एंड लोगों ने इनको काफी सपोर्ट भी किया। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि बच्चों को काफी ज्यादा प्रमोशन दिया गया, एजुकेशन सिस्टम के अंदर इनोवेशंस लाए गए और दैट्स अ गुड थिंग। और इसके बाद में सबसे बेस्ट मूव यहां पे नजर आता है मोहल्ला क्लिनिक का।
कि जो आपके मोहल्ला वाइज क्लिनिक बनाए गए, अब सवाल ये है कि मोहल्ला क्लिनिक जो है वो किसी-किसी मोहल्ले में बनाए जा रहे हैं और वहाँ पे लोगों को सर्व किया जा रहा है। इससे हमारा हेल्थ सिस्टम जो है अच्छा हो रहा है। इवन कोविड के टाइम पे ये मोहल्ला क्लिनिक ने काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले भी किया हमारी सिस्टम को बचाने के लिए, हमारे हेल्थ सिस्टम को चरमराने से बचाने के लिए। इसके अलावा अब यहाँ पे सवाल ये आते हैं कि आप ये सब अच्छे काम करते जा रहे हैं। लेकिन उसके बाद में एक सीएम के तौर पे जब आप रहते हैं, तो क्या आपको नेक्स्ट इलेक्टोरल जो सिस्टम आने वाला है, जब आपका इलेक्शंस होने वाले हैं, तब तक अच्छे काम करके लोगों की सेवा करनी चाहिए? क्योंकि आइडियली लोगों के लिए जो इलेक्शन में पैसा खर्च किया गया था, जो इलेक्शन हुए उसमें टैक्स पेयर्स की मनी थी और उससे एक सीएम का अपॉइंटमेंट होता है। आप वहां से रिजाइन देते हो, जो लोगों के सेंटीमेंट आपसे जुड़े हुए थे, लोगों की होप जो जुड़ी हुई थी, तो क्या किसी टाइप का सर्वे आपने करवाया जिसके थ्रू लोगों ने ये बोला कि आप रिजाइन दे दो? या फिर ये सिर्फ एक सिंपैथी गेन करने का तरीका हो सकता है कि आप यहां से रेजिग्नेशन दे रहे हैं ताकि नेक्स्ट मूव जब होगा, जब नेक्स्ट इलेक्शन होंगे तो पीपल विल थिंक कि यहां पे क्लीन इमेज इन्होंने रिप्रेजेंट की है। सवाल ये है कि लोग कैसे किसी चीज के लिए क्लीन चिट दे सकते हैं? इंडिया की डेमोक्रेसी में ये बहुत बड़ा स्कैम है कि लोग कैसे क्लीन चिट देंगे? जुडिशरी हमें क्लीन चिट दे सकती है। हालांकि कुछ चीजें ऐसी भी हैं जिनमें इन्होंने लोगों को सपोर्ट फ्रीबीज के थ्रू गेन करने की कोशिश की। इसमें मैं एक इंपॉर्टेंट चीज आपको बताना चाहूंगा, 200 यूनिट फ्री इलेक्ट्रिसिटी इन्होंने दिया, 200 से 400 इलेक्ट्रिसिटी यूनिट फ्री दी है। दिल्ली में वाटर सप्लाई जो है वो भी फ्री किया गया है। हालांकि अच्छी चीज ये है कि इस फ्री बीज के बावजूद भी दिल्ली का जो बजट है वो पॉजिटिव है, मतलब दैट इज नॉट इन लॉस, मतलब दिल्ली का बजट जो है वो पॉजिटिव साइड है। तो दैट्स ए गुड थिंग कि दिल्ली का बजट जो है वो लॉस में नहीं है। तो जो हमारे पास एक आर्ग्यूमेंट आता है कि फ्री बीज से गवर्नमेंट के ऊपर कर्जा बढ़ता है और इसके बाद में गवर्नमेंट परफॉर्म नहीं कर पाती है, वो आर्ग्यूमेंट हालांकि यहाँ पे वैलिड नहीं है। इसलिए मैं इसको बोलूंगा कि सोशली अच्छा ही काम है। इसके अलावा एक और अच्छा मूव था कि जो महिलाएं हैं वो अपने ऑफिस तक जाती हैं, तो डीटीसी, दिल्ली ट्रांसपोर्टेशन कॉर्पोरेशन जो है, ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन, उसमें उनको फ्री जो मूवमेंट है वो पास दिया जाएगा। दैट्स ए गुड थिंग, जिससे वुमेन के अंदर एम्प्लॉयमेंट कैपेबिलिटीज बढ़ जाएंगी। वो भी एक अच्छा मूव था। मेरा सवाल सिंपल ये है कि यस, द गवर्नमेंट वाज वर्किंग फाइन, लोगों के लिए काम हो रहा था। हालांकि इंप्रूवमेंट का स्कोप हमेशा होता है, वो पॉसिबिलिटी यहां भी है। सवाल आप लोगों से है मेरा कि ये जो रेजिग्नेशन दिया गया है, ये जो रेजिग्नेशन दिया गया है, क्या ये लोगों के सपोर्ट के लिए है, या फिर लोगों का वर्डिक्ट तो ये कहता है कि वी हैड अपॉइंटेड यू एज अ सीएम एंड वी वांट यू शुड सर्व अस इंस्टेड ऑफ लिविंग अ पोस्ट इन बिटवीन? क्योंकि क्लीन चिट लोगों के थ्रू नहीं मिलती, क्लीन चिट जुडिशरी के थ्रू मिलती है। हालांकि इन्होंने एनवायरमेंट पे जैसे ओड एंड इवन स्कीम चलाना, ट्री प्लांटेशन पे भी काफी ध्यान दिया है, सब्सिडी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर भी दी गई, तो ये भी अच्छे काम है जो किए गए हैं। तो सवाल अब ये ही है कि हाउ दिस मूव इज सिग्निफिकेंट फॉर द पीपल, फॉर द डेमोक्रेसी, बिकॉज इन डेमोक्रेसी वन इलेक्टेड लीडर शुड रिप्रेजेंट द पीपल, not their individual ideology and not even individual thought process. Ideal ये होता है कि whatever the time you have, people had elected you and you should serve the people. I think that will be the best move which is possible in the favor of democracy और in the favor जो कि आपका शुरू से नारा रहा है कि हम करप्शन के अगेंस्ट काम करेंगे। तो that is in front of you, you have the government, you have everything, you should work for it. That is my thinking. What do you think about it? Definitely share your views over here. इंपॉर्टेंट ये भी है कि बार बार इस तरीके से रिजाइन देना इलेक्टोरल सिस्टम पे काफी बेसिकली एक प्रेशर पड़ता है। मैं ये कंपैरिजन नहीं करना चाहता कि वहां ऐसा हुआ था, उस गवर्नमेंट ने भी ऐसा किया था, उस गवर्नमेंट के बारे में क्यों नहीं बोला जाता, बोला उसी के बारे में जाता है जिससे शायद कुछ उम्मीदें होती। तो इट्स बेटर कि लोगों ने आपको 67 सीट्स दी हैं, फिर 62 सीट आउट ऑफ 70 दी हैं, तो डेफिनेटली लोगों को सीएम केजरीवाल से काफी सारी उम्मीदें हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच, बेस्ट विशेस, बट डेफिनेटली अपने पॉइंट ऑफ व्यू को यहाँ पे जरूर शेयर करें। थैंक्स अ लॉट।